हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 13 अगस्त जो 2021 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डाटा पॉइंट में जो बात की गई है वो हमारा जो अभी नेशन है उसका 74वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो अभी 15 अगस्त को मनाया जाएगा। उसके ऊपर एक लोकल कंपनी के द्वारा सर्वे किया गया है, जिसमें डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो इन सर्वे में पार्टिसिपेंट से पूछा गया था, जिसको लेकर एक डाटा निकल कर आया है। ये एक डाटा जो है वो होनली सर्वे पर बेस्ड है, लेकिन जो अपने देश की जो स्थिति है और जो लोगों का जो सोचना है उसका उसकी एक झलक इस डाटा में दिखाई देती है। तो इंडिया एट 75 सर्वे का नाम दिया गया है, जिसे लोकल सर्कल्स नाम की एक संस्था के द्वारा किया गया है। 75,000 रेस्पोंडेंट ने इसमें भाग लिया था। तो उसका उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो 20% जो लोग थे उनके द्वारा यह बोला गया है कि जो देश में हालात हैं वो अपने देश आने वाले जो समय है, आने वाला जो एक साल है उसमें सुधर सकते हैं। सिर्फ 20% लोगों का ऐसा मानना है। इसके अलावा जो 3/4 लोग हैं, उन 3/4 लोगों का ये मानना है कि देश में जो भी सोशल स्टेबिलिटी है, जो सोशल सर्कल है, जो सोशल इक्वलिटी है, वो और भी खराब होने वाली है आने वाले समय में। तो अब देखिए, 3/4 लोगों का ऐसा मानना है, सर्वे में उन्होंने ऐसा ओपिनियन दिया है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेड रेस्पॉन्स इस सर्वे में देखने को मिला है वो कंट्री की जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें कोविड-19 को लेकर किस तरीके की जो स्थिति है वो रहने वाली है, और थर्ड वेव में किस प्रकार का जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट का रहने वाला है, उसको लेकर जो सर्वे में जो कॉन्फिडेंस दिखा है वो इन वोटर्स का वो भी काफ़ी कम दिखा है। 3 में से एक जो है 1/3 लोगों का यह मानना है कि जो गवर्नमेंट जो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, और इस प्रकार का जो कोविड-19 का जो थर्ड वेव आएगा उसका मैनेजमेंट भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो आप देखेंगे कि जो इस कुल मिला के जो कोविड-19 के समय में जो भी मेजरमेंट निकल के आ रहा है, जो भी सर्वे में बात निकल के आ रही है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टेप किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रिपरेशन की जा रही है, उसमें उसके ऊपर से जो पब्लिक है, जो लोकल लोग हैं, उनका जो विश्वास है वो उठता जा रहा है। और ये उन्होंने ये मान लिया है कि गवर्नमेंट अब कुछ नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके से वर्क करती रहेगी जैसा करती है, क्योंकि कोविड-19 के प्रिपरेशन को भी लेकर आप चलेंगे तो आप देखिए जो इस साल जो प्रिपेयर थर्ड वेव का जो आने का समय में बताया जा रहा है वो अगस्त से दिसंबर के बीच में बताया जा रहा है, लेकिन उसमें प्रिपरेशन में हाईली कॉन्फिडेंट लोग का रेशियो है वो जो कम कॉन्फिडेंट लोग हैं उनसे कम है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर भी जो सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास था वो कहीं ना कहीं पहले से कम हुआ है। और लोगों ने ये मान लिया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ही वर्क करते हैं, जनता के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की एक इंटरप्रिटेशन इस सर्वे से हमको मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में वापस से एक लैंडस्लाइड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उसको लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो लगातार वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसमें वापस से 14 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बस के ऊपर एक जो लैंडस्लाइड है वो हो गया था। बस में 60 लोग बैठे थे, जिन्हें अभी रेस्क्यू कराया जा रहा है। आईटीबीपी और जो नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम जो है वो वहाँ पर लगी हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 5 पर ये जो हादसा है वो हुआ है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में यही बताया गया है, जो हमने पहले भी इसमें डिस्कशन किया गया है, कि जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को हमें कम करना होगा। और जो एक्टिविटीज़ में पहाड़ों को लेकर की जाती हैं, जैसे कि रोड्स का डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो हाइड्रो पावर के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं और नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, तो इसी प्रेशर के कारण इस तरह की स्थिति जो है वो हमें देखने को मिलती है। और हिमाचल प्रदेश वैसे तो हिमालयन वेस्टर्न हिमालयन का एक देखने योग्य स्टेट है, एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इस टूरिस्ट प्लेस
को अब एक मौत की जगह के रूप में जो है संबोधित किया जाने लगा है, क्योंकि कहीं पे भी लैंडस्लाइड का कोई फिक्स नेचर नहीं होता। लैंडस्लाइड कहीं पे भी हो सकता है, इसीलिए इसी वजह से जो है जो वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वो अभी बहुत ही सदमे में रहते हैं, और जो टूरिस्टों का आना है वो भी लैंडस्लाइड के कारण कम हो गया है। तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो एक रिपोर्ट में जो हैजार्डस जोनेशन मैप ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो 70% का जो एरिया है वो हाई रिस्क में लिया गया है, जिसमें जो 40% का एरिया है वो वेरी हाई रिस्क है। तो आप देखेंगे 14% जो एरिया है वो वेरी हाई रिस्क में है, और 70% एरिया वो लो वेरी 70% जो एरिया है वो है हाई रिस्क में है। तो इस प्रकार पूरा स्टेट ही लमसम आप देखेंगे कि जो रिस्क में है, और जो अर्थक्वेक्स का वहाँ पर जो पोटेंट है वो भी वहाँ पर एज इट इज बना हुआ है। 32% जो स्टेट है वो हाई डैमेज रिस्क जोन के अंदर आता है, और इन अर्थक्वेक से सेस्मिसिटी वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि जब तक ह्यूमन है नेचर का दोहन करना नहीं छोड़ेगा, नेचर के प्रति एक लगाव की भावना नहीं रखेगा, उसे संजोए रखने की, उसे स्टेबल रखने की भावना नहीं रखेगा, तब तक नेचर भी जो ये रिवर्स में जो अपना स्टेप ले रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नेचर खुद को अपने आप ही ठीक करता है, जो प्रकृति है वो स्वयं अपने आप को ठीक कर लेती है। उस जो रिजुवेनाइट प्रोसेस में ही इस तरीके की एक्टिविटी होती है, जिसमें क्लाउड बर्स्ट की एक्टिविटी होती है, रेनफॉल है वो बढ़ गया है, और एनवायरमेंटल लॉसेस हमें हो रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तो इसी तरफ इशारा इस आर्टिकल में किया गया है कि जब तक हम इन स्थितियों को निपटने के लिए वर्क नहीं करेंगे, और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है नेचर के प्रति उसकी जो प्राकृतिकता है वो हमें प्राकृतिक स्थिति हमें बनाए रखनी पड़ेगी, तभी जाकर इस स्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार की अनसर्टेन जो चीज़ें हैं, अप्रत्याशी जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, और जो जानों का नुकसान है वो भी रेगुलरली होता रहेगा। तो इसी बात को इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इसी इन स्थिति को रोकने के लिए एक न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत है, और उसी के द्वारा इसे रोका जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आपको पता होगा कि कल जो इसरो ने है EOS जो है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 03 का प्रक्षेपण किया था, और लॉन्च के 5 मिनट के बाद में ही कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये जो लॉन्च है वो फेल हो गया था, और जो ये रॉकेट है वो अपने पाथ से डिस्ट्रॉय हो गया था, और फिर उसके बाद में नष्ट हो गया। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में बात की गई है कि इसरो को जो है वो सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए, अपने फेलियर के बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके दो पहलू निकल के आते हैं, या तो हम पास होते हैं या हम फेल होते हैं। तो हमें दोनों के बारे में बात करनी चाहिए, जिससे कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं जो इसरो से आस लगाए बैठे हैं कि ये हमारे देश के डेवलपमेंट में मेजर रोल अदा करते हैं, उनको उनकी जो वर्किंग है उस वर्किंग पे पब्लिक को शक नहीं हो, और उन्हें पता चले कि किस वजह से जो ये फेलियर है वो हमें देखने को मिला है। तो उसी के बारे में बात की गई है कि जो स्पेस साइंस में जो फेलियर और सक्सेस हैं वो दोनों ही एक दूसरे का पार्ट हैं, और हमेशा सक्सेस के साथ में फेलियर भी चलता है, और दोनों में से किसी भी चीज़ का होना डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इसरो के लिए ये बात की गई है कि जो उन्होंने जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट GSLV F10 जो लॉन्च किया गया था उसमें किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो फेल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इसरो का ये जो फेलियर है वो GSLV को लेकर फोर्थ फेलियर था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा फेलियर ही हुआ है। इसरो को बहुत अच्छी सफलताएं भी प्राप्त हुई हैं, और 2010 के बाद में यह पहला फेलियर था इतने वर्षों में। तो इसको लेकर इसमें बताया गया है कि जो रॉकेट जो भी लॉन्च करती है या कोई भी डेवलपमेंट इसरो के द्वारा किया जाता है वो पास हो चाहे फेल हो, अगर वो पास होता है तो उसके सक्सेसफुल होने के रीजंस भी जो हैं इसरो को शेयर करने चाहिए, और अगर वो फेल होता है तो फेल होने के जो रीज़न है वो भी इसरो को शेयर करनी चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं उनमें उनका विश्वास बना रहे। और क्योंकि आप देखेंगे कि जो
अभी जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट में जो क्रायो इंजन था वो थर्ड स्टेज पे जाके फेल हुआ था। और ये जो थर्ड स्टेज का क्रायो इंजन है वो रशिया के बेस पर डिजाइन किया जाता है, जबकि जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट जो है वो एक इंडिजीनियस रॉकेट है। तो इसी वजह से जो रशियन टेक्नोलॉजी अगर फेल हुई है तो उसको अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में बना हुआ है। तो इससे एक मेजर फायदा होगा कि जो भी इसरो के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, जैसे जिसमें आदित्य L1 है और गगनयान मिशन है, जिसमें हम साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को, ह्यूमन को स्पेस में भेजना चाह रहे हैं। इस प्रकार की जो मिशन है उन मिशन को लेकर कोई भी अनसर्टेनिटी लोगों के मन में नहीं होगी, और जो इसरो के प्रति जो विश्वास है वो लोगों का बना रहेगा। तो इसी के लिए इस आर्टिकल में बात बताई गई है कि जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे देश के भले के लिए काम करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी अगर चीज़ फेल हो जाए, लेकिन ये सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं। उनमें से किसी भी चीज़ का होना पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो इसी आर्टिकल में इस बात को बताया गया है कि इसरो को शर्माना नहीं चाहिए अपनी उनकी जो फेलियर्स हैं उनको बताने के लिए, बल्कि उन्हें बताना चाहिए कि किस वजह से ये फेलियर हुआ है, तभी वो आकाश में ऊंची उड़ानों को भरने में सक्षम होंगे। तो इस आर्टिकल में इसी बात को बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो हमारी जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन इमरजेंसी है, उसको लेकर बात की गई है। दोस्तों, आपको पता है कि जो कोविड-19 का जो फर्स्ट दौर चला था, फर्स्ट वेव चली थी, तभी से ही जो स्कूल हैं उन्हें बंद किया गया है। लमसम 500 डेज के से ऊपर हो गए हैं स्कूलों को क्लोज हुए हुए। तो उसी को लेकर बात की गई है कि जो स्कूलों की री ओपनिंग की जा रही है उसमें एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, एक पॉलिसी को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बाद में स्कूलों को खोला जाना चाहिए। और जो कंपैरिजन करके दिखाया डिफरेंट कंट्रीज से, उन कंट्रीज में बताया गया है कि किस प्रकार से उन कंट्रीज के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है। और अभी इंडिया तो है जो स्कूलों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज एरिया में ये लोग चल रहे हैं। लेकिन बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके द्वारा जो ओपन क्लासरूम जो पढ़ाई थी वो भी शुरू कर दी गई है। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है कि जो इंडिया है, इंडिया को भी इस प्रकार का एक मॉडल डेवलप करना चाहिए जिसमें कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही कम लेवल पे हों, और जो ऑफलाइन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो पाए। ऑफलाइन जो प्रोसेस है उसकी होड़ कभी भी ऑनलाइन क्लासेस से नहीं की जा सकती है। ऑफलाइन में जो रिजल्ट आउटकम निकल के आता है वो ऑनलाइन में सिर्फ 20% ही होता है। इस प्रकार से जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो सबके लिए अवेलेबल भी नहीं होती हैं। जो अब स्कूल्स होते हैं उसमें जो कई प्रकार के लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि ट्राइबल भी होते हैं, पुअर पर्सन भी होते हैं, जो जिनके पेरेंट्स भी कुछ खास एजुकेटेड नहीं होते हैं। इस वजह से जो उनके लिए गैजेट्स का यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता, उन्हें परचेज करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी जिसमें कि ऑनलाइन को अभी हमें देश में बढ़ावा दिया जा रहा है वो उनके लिए ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस आर्टिकल में कुछ सजेशंस और कुछ डाटा भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे इसमें जो बात की गई है वो ग्लोबल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में बात की गई है, जो कि ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 गवर्नमेंट रेस्पॉन्स ट्रैकर के द्वारा बनाई गई है। और इस ट्रैकर में बात की गई है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरी दुनिया के जो स्कूल्स हैं वो नोवल कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुए हैं। और इसमें जो कंटेनमेंट और क्लोजर का जो इंडिकेटर है वो हेल्थ इंफॉर्मेशन इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया गया है, और इसे कैलकुलेट करके एक इंडेक्स बनाया गया है। इंडिया में जो स्कूल का क्लोजर है वो 500 दिन का लगभग हो गया है। मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 404 दिन में जो स्कूल थे वो मोस्ट सीवियर रेस्पॉन्स के कारण बिल्कुल ही बंद रहे थे। 62 दिन के लिए जो लेवल 2 का क्लोजर रहा था, इसमें कुछ इंस्टीट्यूट बंद थे और कुछ इंस्टीट्यूटों को खोल दिया गया था, लेकिन सिर्फ 37 डेज के लिए ही लेवल 1 का क्लोजर रहा था, जिसमें जो स्कूल हैं उनकी
ओपनिंग रिकमेंडेशन के द्वारा है वो अलाउ की गई थी। तो इस प्रकार से बहुत ही कम समय के लिए जो स्कूल हैं वो खोले गए थे, और 265 मिलियन जो भारत के स्कूल चिल्ड्रंस की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को इस प्रकार से रिमोट लर्निंग पे शिफ्ट करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है। उसके बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें सोचना चाहिए और एक प्रॉपर पॉलिसी बनाकर इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है उसमें यह भी बताया गया है कि जो यूरेगियो वियतनाम जैसे जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पे भी 114 और 212 दिन का ही जो क्लोजर किया गया था। और इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी का रिस्पॉन्स है वो ब्राज़ील के बराबर ही था, जबकि सीवीआईटी जो ब्राज़ील की थी वो बहुत ही ज़्यादा थी इंडिया के अनुपात में अगर देखा जाए। जो इस प्रकार से जो स्ट्रिक्टनेस है, जो डिसीजन मेकिंग इंडिया के जो डिसीजन मेकर्स ने इस स्कूल को लेकर कोविड-19 के समय पे दिखाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई है। और नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग जो दीक्षा प्रोग्राम है उसका जो रिसोर्स यूज़ है वो अभी काफ़ी बढ़ गया था। 3.17 बिलियन जो लर्निंग सेशन है और 37.85 लर्निंग मिनट्स हैं, वो मई 2021 तक इनको कैलकुलेट किया गया था। तो इसी प्रकार से ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो तो अपने आप ही बढ़ रही है, और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है वो भी इससे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की स्टडी और जो रिपोर्ट है वो कई एनजीओज के द्वारा डेवलप की गई है, और उन्होंने यही बताया गया है कि भारत में एक एजुकेशन इमरजेंसी की ज़रूरत है और इस प्रकार की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिससे कि जो स्कूल्स हैं वो इमीडिएटली ओपन हो सकें और जो क्लासरूम जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके और उसे वापस से स्टार्ट किया जा सके। तो केरला का जो मॉडल आपने देखा था, जो केरला ने जून 2020 में एक टीवी चैनल लॉन्च किया था जिसे काइट विक्टर्स के नाम से पुकारा गया था। ये केरला का एक चैनल था जिस पर जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई थी और डिफरेंट क्लासेस के लिए जो डिफरेंट समय पर इसमें लेक्चर्स हुआ करते थे। तो इसको भी काफ़ी केरला में सराहा गया था। इसके अलावा ब्राज़ीलियन स्टेट ऑफ साओ पोलो के द्वारा जो लर्निंग पे इम्पैक्ट है उसमें भी इंडिया की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब दिखाई गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट ने जो 27% जो लोग हैं वो रिमोट लर्निंग पे अभी शिफ्ट हो गए हैं, और 27% एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 27% तो एक 1/4 जस्ट हाफ माने। तो इतने ही स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन लर्निंग को अडॉप्ट कर पाए हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन लर्निंग का जो बेसिक फंडा है वो सिर्फ एक पर्पस पूरा करने का है, और इससे सिर्फ पर्पस पूरा हो पाता है, ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती है और ना ही प्रॉपर लर्निंग मिल पाती है। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो एक प्रॉपर तरीके से क्लासरूम एजुकेशन किस तरीके से वापस से प्रोवाइड की जाए उसको लेकर सरकार को वर्क करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की है। इस पुरस्कारों में विभिन्न प्रकार की श्रेणी में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें श्रम पुरस्कारों की कुल संख्या 4 है। इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक सनद दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साल 2018 के लिए श्रम पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या 10 थी। इसके अलावा श्रम वीर और श्रम वीरांगना पुरस्कार दिया जाता है। इसकी कुल संख्या 12 है, जिसमें 60,000 रुपये नगद दिए जाते हैं और एक सनद दिया जाता है। इसमें जो कुल संख्या है विजेताओं की वो 21 है और एक महिला कर्मचारी भी इसमें है। इसके अलावा श्रम श्री और श्रम देवी इस नाम से पुरस्कार दिया जाता है। इसकी कुल संख्या 17 है। इसमें 40,000 रुपये दिए जाते हैं और एक सनद दिया जाता है। इसकी इस वर्ष की कुल संख्या जो है वो 38 है, जिसमें 7 महिला कर्मचारी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये श्रम पुरस्कार दिया गया है। श्रम पुरस्कार में आप ये ध्यान रखिएगा, जो श्रम भूषण है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रीलिम्स के हिसाब से, और इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो अवार्ड है वो किससे रिलेटेड है और किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं।
दोस्तों अगली न्यूज़ में आप देखेंगे जो डूरंड कप 2021 है उसका 130वां संस्करण कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया जाएगा। और ये जो डूरंड कप है वो भारत में फुटबॉल का जो टूर्नामेंट होता है वो सबसे ओल्ड टूर्नामेंट ये माना जाता है। और कोविड-19 महामारी के कारण यह पिछले साल नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसका जो है आयोजन किया जा रहा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और आईएफए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा जो है वो डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि इसमें किस किस के द्वारा ये आयोजन किया जाता है और जो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कप होता है। तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल से रिलेटेड यह कप है और फुटबॉल महासंघ और आईएफए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। दोस्तों एक अन्य न्यूज़ में भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच अल मोहेद अल हिंदी जो अभ्यास है वो शुरू किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना की वेस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडियन एडमिरल अजय कोचर ने दिनांक 10 अगस्त 2021 को रॉयल सऊदी नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट के जो कमांडर है रियर एडमिरल माजिद अल कैतनी से मुलाकात करने के साथ ही भारतीय नौसेना के सऊदी अरब की यात्रा की शुरुआत की है। यह आयोजन किंग अब्दुल अजीज नेवल बेस में आयोजित किया जाएगा और सऊदी अरब के पूर्वी बेड़े का मुख्यालय है यहाँ पर। ये जो किंग फहद नौसेना के अकादमिक दौरा भी यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें एडमिरल फेरस बिना फहद अल हुसैली से मुलाकात करेंगे। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अल मुहैद और अल हिंदी क्या है और ये किस प्रकार का प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा सेना के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जैसे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे। साथ ही फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।